जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोज़ल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मज़ीद जहाज़ चाहिए। और ये आप समझ लें, ये पता है कितना पैसा बनता है? दिस इज़ 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 सवा 3 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है, तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए। और लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स, और 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद हैं। अभी जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से आज मिले हैं, तो वो बात हुई है और उन्होंने क्या कहा है उस बात में, अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। मोदी साहब जो है ना, वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है। इंडिया और फ्रांस एक नया चैप्टर है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं जी कि दिस इज़ अ फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इट बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस आर द टू कंट्रीज, those who have the capability, or those who are being considered as nations, they are major player in this multipolar world, and they are the one जिसे वो कहते हैं ना, those who can uh, take Europe together with them. And who will be Europe's next hegemon is the Germany. और ये इस चीज़ को भी समझिएगा। कल बल्कि जर्मन चांसलर ने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल भी लिखा है इस हवाले से फॉरेन अफेयर्स में। बहरहाल, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ठीक है जी। और 2026 वो कह रहा है, इंडिया मोदी साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया ईयू टाइज। मोदी साहब जो है वो कॉल कर रहा है कि हमें जो इंडिया फ्रांस है उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, और इंडिया फ्रांस जो है वो अपने टाइज़ को, अपने रिलेशंस को अपडेट कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। और वो कहता है फ्रांस जो है इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात गलत नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि द पार्टनरशिप स्टार्टेड व्हेन द यॉर्क श्राक यूज्ड टू बी द क्या उसे बोलते हैं यार, यॉर्क श्राक जो होता था वो उस वक्त इसका था प्रेसिडेंट था फ्रांस का। तो उस दौर से लेके ये पार्टनरशिप जो है वो ये चल रही है। तो दे आर इनटू दिस पॉइंट। वो इस पॉइंट में है कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ जो है वो करते रहना चाहिए और अपनी अ, उम्मीदें और अपना वो सारा वो देख रहे हैं इस चीज़ को। बहरहाल, दैट इज़ वन थिंग। कमिंग टू दिस डिस्कशन, मोदी साहब तो ये कह रहे हैं कि मक्सई जो है वो गेटवे है फ्रांस का। ये वो जगह है जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स जो है वो यूरोप आए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है जी। और मोदी साहब जो हैं वो उसने कहा है मैक्रोन को कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी वहाँ पे की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैक्रोन ने भी जो स्पीच की है, उस स्पीच में भी आप देखें कि उसका ये कहना है कि हम इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, स्टार्टअप्स में, राफेल फाइटर्स में,
फाइटर जेट्स में, सबमरीन्स में, हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन में। तो लार्जली आप देखें दिस इज़ टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, जिसके ऊपर इंडिया एंड फ्रांस के पार्टनरशिप है। और अब ज़ाहिर बात है वो मैक्रोन कह रहा है फ्री ट्रेड की बात कर रहा है, तो फ्री ट्रेड इज़ देयर, बट बेसिकली तो वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि ये जो आप हमारे ऊपर लगा रहे हो ना, टैरिफ लगा रहे हो, दिस इज़ नॉट व्हाट वी इनकरेज, वी डू नॉट इनकरेज टैरिफ्स। हम टैरिफ्स को इनकरेज नहीं करते, हम टैरिफ्स को इनकरेज बिल्कुल नहीं करते, और ना ही हम चाहते हैं कि टैरिफ्स जो हैं वो लगें। This is their ultimate point. This is their ultimate objective, and they are targeting United States. So algorithms की वो बात करते हैं. I think it will take a lot of time to Pakistan to get into this kind of a conversation where the leadership spends more and talks more on defense and technology and startups and such kind of things. हमारे बारे में ज़्यादा ये है कि ये जो है ना वो अपने पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल टाइज जो हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ पुशिंग द कंट्री फॉरवर्ड, एंड वी हैव येट टू फाइंड आउट a real base where a genuine, you know, and long term push is required for the country. तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो डिफेंस के ऊपर हो रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री थ्रेट जो है, वो कहते हैं जी हमारे तो दो होस्टाइल नेबर हैं, तो एयरफोर्स चाहिए। चाइना की एयरफोर्स का तो ये मुकाबला नहीं कर सकते, इनको तो पता भी नहीं चलेगा कि चाइनीज़ मार कहाँ से रहे। अगर पाकिस्तान के साथ याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान के साथ इनको नहीं पता चला था कि जहाज़ कैसे गिरे, जो इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो उन्होंने कहा था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाई द जेट्स वर डाउन, हाउ मेनी जेट्स आर डाउन, इट वाज इम्पॉर्टेंट व्हाई दे वर डाउन। ही इज अ सोल्जर एंड ही इज लुकिंग फॉर ए फ्यूचरिस्टिक आंसर। वो इस चीज़ को देखता है ना, वो किसी और चीज़ को तो नहीं देखता। ये सोल्जर, उसको तो इस चीज़ से गर्ज है, ठीक है। तो दैट्स सिग्निफिकेंट, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहमियत देता हूँ इस बात को और इस पॉइंट को, कि जो वो कह रहे हैं वो इस सेंस में है कि हाँ जी, अब अगर आप देखें कि चाइना का भी मुकाबला करना है, पाकिस्तान का भी करना है, सो फॉर देम दे नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आना पड़ेगा, अभी बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, और ये जो स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री थ्रेट वो पाकिस्तान और चाइना को समझते हैं, वो इसलिए कि बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ के जो एस्पिरेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, एस्पिरेशंस ये हैं कि मैंने हर कीमत पे पाकिस्तान को अपने राफेल और S-400 के ज़रिए बताना है कि ये मैं इनको मार सकता हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि वो जो सोवियत ईरा के जो रशियन फाइटर जेट्स हैं, वो सारे फ्लीट तो मतलब ऑब्सोलीट हो रहे हैं। अब वो तो कोई इसमें नहीं आ रहे। पाकिस्तान को वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं, लेकिन दुनिया में कोई और मुल्क तो नहीं है जो पाकिस्तान को यही कहता है कि जी आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं। देयर इज़ नो कंट्री ऑन अर्थ जो ये कहता, इवन फ्रांस नहीं कहता। इवन फ्रांस इंडिया की ये बात नहीं मानता कि पाकिस्तान का IMF में हम लोन रोकने लगे हैं। इंडिया चाहता है ना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमज़ोर करना। तो नेशंस आर वेरी स्मार्ट। फ्रेंच को पता है कि इंडिया बड़ी मार्केट है, इसको कैप्चर कर लो। इंडिया को ये पता कि फ्रांस बड़ा प्लेयर है यूरोप के अंदर, इसी की वैल्यू है, यही अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, इसी के अंदर ताकत है, ये इसी ने यूरोप को लीड करना है, आप इसके साथ स्पेस बना लो। ये है सारी कहानी। और सारी बेसिकली ये जो मोबिलिटी पैकेज बन रहे हैं, अब ये सारा फ्रांस आपको पता है बेसिकली एक अल्ट्रा लिबरल कंट्री है, अल्ट्रा लिबरल कंट्री है। वहाँ पे माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे माइंडसेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और हालांकि मज़े की बात देखें कि जो अमेरिकन लीडरशिप है, दे सपोर्ट इलिबरल नेशंस, इलिबरल
जो कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जो जो मार्को रूबियो है, उसका जो विजिट है अभी हंगरी एंड स्लोवाकिया का, दोनों ऐसे मुल्क हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर बगावत करना चाहते हैं, और वो दोनों को जाके कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये इनकी पोजीशन डिफरेंट है, इनकी फ्रांस की। तो बहरहाल अब ये जो फ्रांस है, इंडिया इसके करीब है इसलिए कि बिकॉज उनको पता है कि ये हमें एक ऑल्टरनेट है। ठीक है जी। तो इंडिया जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसके पास नॉन फ्रेंच ऑपरेटर है, नॉन फ्रेंच ऑपरेटर ऑफ रफेल, जिसके पास ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं एंड ऑल दैट। और आईएएफ जो है उसकी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास जो पुराने हैं जेट्स वो सारे आउटडेटेड हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बिगेस्ट इंटरनेशनल वेपन एक्विजिशन हो रही है जो 114 रफेल ले रहे हैं, और ये 100 अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने हैं। ठीक है जी। सो ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ हाई ग्रेड फाइटर जेट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एनहांस मेक इन इंडिया, दिस इज व्हाट दे वांट। अच्छा मजे की बात बताऊं, इंडिया का फोकस ये है मेक इन इंडिया, इंडिया का फोकस ये है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, दिस दैट। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये फ्रेंच को भी पता है, ये हमने इनको ट्रांसफर कर भी दिया। याद रखें वो क्या कहते हैं, जो शेर होता है, क्या चीता होता है, वो बिल्ली को क्या मुहावरा है ना कि वो सब कुछ सिखा देता, दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाता। ठीक है। द रियल थिंग इज कि वो एक बनी है ना मिसाल, वो क्यों, वो इसीलिए कि अगर इसको दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया तो फिर हमारा क्या होगा यार। अमेरिकन कुछ भी अपनी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी किसी से शेयर नहीं करते। क्या चाइनीज हमारे साथ अपनी J-35 की जो स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे? कभी भी नहीं। हमें उन्होंने JF-17 में रखा हुआ है। हमारे लिए JF-17 ठीक है, हम उसको सूडान को भी देंगे, लीबिया को भी देंगे, इंडोनेशिया। अभी हमारे एयर चीफ गए हुए थे इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से मिले हैं, उसको बता के आए हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए आओ बताओ हमसे लो, हम तुम्हें देते हैं। समझ रहे हैं? तो अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम आओ सामने, तुम करो डिसॉल्ट के जो साथ काम करो, और ये बड़ी 3200 बिलियन रुपए की डील है, 3200 बिलियन। और मज़े की बात है, जब ये डील शुरू कर रहे थे तो तब यूरो 70 का था, आज यूरो जो है ये रुपया जो है यूरो के मुकाबले में 93 रुपये का हो चुका हुआ है। यानी कि रुपए की कदर कम हुई है इंडिया के अंदर, रुपए की कदर कम हुई है। और वो क्यों कदर कम हुई है, वो इसीलिए कम हुई है ना। ठीक है ना जी। सो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आ रही है। इंडिया के पास 36 एक रफेल हैं, आईएएफ जो है वो उसने ये सारी वो की हुई है, नेवी ने भी उनके मरीन वर्जन के भी 26 ले रहे हैं। सो इंडिया ऑलरेडी हैज़, वो है 36 हैं, 26 वो और ले रहे हैं। और फ्रांस जो है इंडिया का जो सोर्स ऑफ, फ्रांस इज इन फैक्ट बिगेस्ट सोर्स ऑफ पावर है, और 100 राफेल है इंडिया के अंदर होंगे। सो वो जो 100 राफेल इंडिया के अंदर बनाना चाहते हैं, क्या वो वाकई पॉसिबल होगा? कितना टाइम लगेगा? थ्रेट तो ऊपर चढ़ा हुआ है। मोदी साहब ने तो एडवेंचरिज्म अगले साल फिर शुरू कर देनी है, 2 साल बाद, 3 साल बाद। 2019 में की थी तो 2030 में कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पावर में दोनों ने रहना है। 4-5 साल बाद वो एक हल्की फुल्की जो है ना, हल्की फुल्की भूख में क्या कहते हैं, हल्का फुल्का टक वाली बात करते हैं ना वो, तो वो 4-5 साल बाद तो वो करते हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है ना। तो वो दोनों ने अपनी तैयारी करनी है। और सुनने में आया कि वो सुना तेजास Mark 1 जो है ये, वो भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक रीबिल्ड कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर तो बहुत लंबा चौड़ा प्रेशर है।
बाय द वे पाकिस्तान इतनी बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिलिट्री हार्डवेयर बेच भी रहा है। मुझे अगले दिन किसी ने बाय द वे कहा था कि ये जो है ना कोई ऐसी बात उसने मेरे से की थी कि पाकिस्तान के पास इतने जेट्स हैं। मैंने कहा जी पाकिस्तान ने पहले ही जेट्स बना के रखे हुए थे इंडिया के लिए, लेकिन वो फिर ज़ाहिर बात है हालात चेंज हो गए हैं, अब हमें चाहिए कि वो हमें बेचने हैं, तो हम बेचने के लिए तैयार हैं। हम वो सब कुछ बेचने को तैयार हैं और हम समझते हैं कि हमें बेच देना चाहिए। हम क्यों इंतज़ार करें, हमें बेच देना चाहिए। तो अभी ये जो डिफेंस एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूरोप और वेस्ट जो है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इंटरेस्टिंग। मोदी साहब को उन्होंने इनवाइट कर लिया G7 के लिए। बाय द वे कनाडा ने भी इनवाइट किया था। अब तमाम G7 इनवाइट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया कहता है कि आपने ये क्लब्स बना के रख लिए हैं, आप हमें इन क्लब्स में घुसने नहीं देते। ओके, आप क्या करते हैं, हम फिर ऑल्टरनेट क्लब्स बना लेते हैं, ब्रिक्स, SCO, दिस दैट, रिक, रशिया, इंडिया, चाइना, इस तरह की चीज़ें सोचते रहते हैं। समझ रहे हैं, रिक ऑपरेशनलाइज इंडिया करने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं। रशिया तो एडवर्सरी है ओपन, चाइना के साथ एक जनरेशनल कंपटीशन उन्होंने शुरू कर दिया हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ना, दे दे आर अप टू दिस, वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें इस चीज़ को देखना है और करना है। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं फॉर अस, दोज हु आर वाचिंग, दोज हु आर लुकिंग इट, दोज हु बिलीव कि यार ये क्या, किस अंदाज से चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। और बड़े पैमाने पे इस चीज़ का इंडिया को वो स्पेस देना चाहते हैं। और ये जो वेस्ट के अंदर लड़ाई हुई है ना बेसिकली, कि ट्रम्प जो है वो अल्टीमेटली इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए प्रीडेटरी हेजमॉन। मैं पढ़ रहा था, ठीक है ना जी, ये प्रीडेटरी हेजमॉन है ट्रम्प, और इलिबरल हेजमॉन है। और दूसरा ये भी है कि इज अ रियलिस्ट है, नेशनलिस्ट है, ओल्ड फैशन मर्केंटलिस्ट है, इंपीरियलिस्ट है, आइसोलेशनिस्ट है। मतलब सारी ही, मतलब आप देखें कि वो रियलिस्ट भी है, नेशनलिस्ट है, आइसोलेशनिस्ट है, इंपीरियलिस्ट है, ओल्ड फैशन मर्केंटलिस्ट है, कि ये जो गोवा वगैरह कर लेना उसको, ये जो उसको किया। सो इज अ प्रीडेटरी हैजमॉन है, कि मतलब मैंने है। तो इस सारे को देखते हुए फ्रांस, इंडिया, ये सारे जो है ना आपस में बैठ के बातें करने लगे हैं, भाई ये क्या कर रहा है हमारे साथ, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब अमेरिका की ये राय है कि वो कंसेशंस लेता है सबसे, वो चाहता है, वो कंसेशंस लेता है, वो कंसेशंस बिल्कुल लेता है। तो जितना भी ये ग्लोबल वर्ल्ड पावर का जो स्ट्रक्चर था, ये पहले वो कहते थे ये बाइपोलैरिटी है, फिर ये यूनिपोलैरिटी में, आजकल वो मल्टीपोलैरिटी में कहते हैं। लेकिन मैं कोई मल्टीपोलैरिटी नहीं मानता, बल्कि मैं उसको सी राजा मोहन ने बड़ी अच्छी आज एक उसका एक आर्टिकल उन्होंने भी लिखा है फॉरेन अफेयर्स में, और उन्होंने कहा है कि जितने भी पोल्स हैं वर्ल्ड में टुडे, ठीक है, पिछले 35 सालों में, उनमें एक ही पोल है बस, वो अमेरिका कोई पोल ऑफ पावर समझते हैं, वो किसी को कोई समझते हैं समझ। फ्रांस के अकेला क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया अकेला क्या कर सकता है, हाँ चाइना बहुत कुछ अकेला कर सकता है, रशिया भी अकेला कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनकी जिसकी एक्सेस है वो इन्हीं की है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये 114 राफेल जो है, ऑब्वियसली दे आर फॉर पाकिस्तान।